तो बच्चों, आइए आज आप लोगों को आपकी पहली प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन और उसके उदाहरणों को लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने किताब में उदाहरण नंबर 1 को देखिए। आपका उदाहरण 1 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए। दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण सहित बताइए। कारण सहित बताइए। तो पहला मतलब एक उसका भी कारण है, मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है, बता रहा है कि सही है कि गलत है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये बताना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो चूंकि आपको बताया गया था कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 100, बहुत सारी संख्या अनंत तक होती हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए होता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्याएं शामिल होती हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या का समूह क्या होता है, तो ये तो n हो गया। और जब इसमें हम क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं। क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो यह क्या बन जाता है, W बन जाता है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अब जब ये पूर्ण संख्याओं का समूह जब जीरो शामिल होने के बाद हुआ, तो कौन सा बड़ा हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा W हो जाएगा और छोटा n हो जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि n पूरा W में बिलोंग करता है, मतलब n का प्रत्येक अवयव W में होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होती है। परंतु चलो बेटा भगो, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कथन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह गलत है। क्यों, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पहला वाला कथन गलत है। उसी प्रकार दूसरा आपको दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्या यह सही है कि गलत है। क्योंकि जानते हैं कि पिछले भाग में आपको बताया गया था कि जेड, मतलब जेड जो समूह होता है जो पूर्णांक संख्याओं को डिनोट करता है, उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती है। यानी ऋण डॉट 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 इधर होता है, जैसे मान लीजिए -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये तो शामिल होता है, मतलब ये तो होता है आपका कौन सा समूह होगा, जेड का, यानी पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या जेड से डिनोट करते हैं, और उसमें जो है ऋणात्मक पूर्ण और धनात्मक पूर्ण दोनों संख्याएं तो सम्मिलित होती हैं। लेकिन यदि परिमेय संख्याओं की बात की जाए, तो परिमेय संख्याओं के लिए उसको हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। उस समूह में क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं तो होती हैं, साथ साथ जो है भिन्न वाली संख्याएं भी उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। क्योंकि आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताया गया था कि प्रत्येक जो है पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, और सभी भिन्न यानी P/Q के रूप में लिखी गई संख्याएं भी एक परिमेय संख्या वो तो होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक को भी P/Q के रूप में लिखा जाए, जैसे 3 है, क्या लिखा जाएगा, 3/1, ये भी P/Q के रूप में है। यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी, और वही यह कथन है। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा, लेकिन ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तीसरा आपका है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन आपने क्या देखा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तीसरा वाला आपका कथन क्या होगा,
गलत होगा। तीसरा वाला क्या होगा कथन? गलत होगा। सभी हम मतलब यदि उनके समूहों को डिनोट करें सभी संख्याओं के, तो यह प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। यह छोटा होता है डब्लू से, डब्लू जो है पूर्ण संख्या है, जेड को इंटीजर कहते हैं मतलब पूर्णांक संख्या, ये क्या है? जेड पूर्णांक संख्या। यह छोटा है क्यू से और क्यू छोटा है रियल नंबर, ठीक है, आर से। क्यू क्या है? आर से छोटा है। इसमें देखिए जो छोटा होगा वो इसमें बिलोंग करेगा, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। समझ में आ रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा और प्रत्येक परिमेय एक वास्तविक संख्या होगा। इस प्रकार भी कह सकते हैं। अब जो बड़ा होगा तो बड़ा में सभी बिलोंग करेंगे, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, आर को वास्तविक संख्या ग्रहण करते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। लेकिन उल्टे में हम नहीं कह सकते, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा, किसका समूह किसमें सदस्यों की संख्या अधिक है। तो जो जिसमें अधिक होगी तो छोटा वाला उसमें बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या हो सकती है। उसी प्रकार प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? प्रत्येक पूर्णांक संख्या होगी, प्रत्येक परिमेय संख्या होगी और प्रत्येक मतलब ये जो है पूर्णांक संख्या जो है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी और वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। उसी तो ये हो गया, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। जो छोटा होगा उसका प्रत्येक बड़े वाले में बिलोंग करेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। अब प्रश्नावली का जो है आप चौथा क्वेश्चन देखिए अपनी किताब में। प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार का है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण सहित बताइए। तो उसमें अब देखिए उसमें क्या कर रहा है, प्रश्नावली 1.1 का चौथे का पहला, तो चौथे का पहला आपका है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। थोड़ा सा आप लोग अपने ध्यान देकर देखिए क्या सही है, सोच के देखिए क्या यह सही है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या छोटा है, पूर्ण संख्या यह है डब्लू, ठीक है। तो छोटा वाला बड़े में बिलोंग करेगा, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है, दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह सही है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पुनः इस पर विचार करिए, यह आपका पूर्ण संख्या है, यह पूर्णांक है, तो पूर्णांक बड़ा है, पूर्ण छोटा है, तो बड़ा वाला प्रत्येक छोटे वाले में नहीं बिलोंग करेगा। यहाँ पर वही है, ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। सही है? नहीं सही है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या तो पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 ये तो सम्मिलित होता है, लेकिन माइनस वाला पार्ट -2, -3 ये सब नहीं सम्मिलित होता है, ठीक है। तो जो पूर्णांक संख्या में होता है, इसलिए ये ऋण 2 एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन एक जो है एक पूर्णांक संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। यह कथन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कथन सही है? देखिए यहीं से परिमेय संख्या यहाँ पर है, इसको परिमेय कहते हैं, इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है, और इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय बड़ा है और परिमेय बड़ा है और पूर्ण संख्या यहाँ पे छोटा है, तो प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। यह वाला कथन क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यदि उल्टा रहता तो क्या हो जाता? सत्य हो जाता। तो इस प्रकार कथन और कारक पे आधारित जो है ये आपका एक उदाहरण था, पहला उदाहरण, और प्रश्नावली का आपका चौथा प्रश्न था, ठीक है। ध्यान से इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट भी सुंदर तरीके से आपको बनाना प्रारंभ कर दें। अब आइए उदाहरण 2 लेते हैं। उदाहरण 2 क्या कर रहा है? 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपको बताया है तरीका लगाने का, कुछ चरण होते हैं, चरणों के अंतर्गत लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? हम 1 और 2 को P/Q के रूप में लिखेंगे। तो चरण 1 है 1 और 2 को P/Q के रूप में लिखने पर क्या होगा? 1/1 और 2/1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिखते हैं ताकि इसका मान भी प्रभावित न हो। 1 में 1 का भाग करेंगे 1 ही रहेगा, 2 में 1 का भाग करेंगे भी 2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे हर समान है कि नहीं है। यहाँ पर इसका भी हर 1 है, इसका भी हर 1 है, ठीक है, हर समान हो गया। अब कितने परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। तो पिछले वाले आपको मतलब भाग में जो है वीडियो में जो आपको बताए थे कि यदि 4 ज्ञात करने थे तो किससे आप गुणा करते थे? ऊपर नीचे 4 + 1 से। जब 5 ज्ञात करने तो किससे गुणा करेंगे आप? 5 + 1 से। अब चरण 2 में लिखेंगे। चरण 2 में अब 1/1 और 2/1 के अंश और हर में 5 + 1 यानी 6 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 1/6/1/6 और क्या होगा? 2/6/1/6 क्या मिलेगा? मिलेगा आपको 6/6 और 12/6 मिलेगा, ठीक है। ये तो गुणा करने के बाद मिला। अब हमें क्या लिखना है? 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। क्या बताए थे? अब अगले चरण में जो है, अगले चरण में आप लिखना होगा चरण 3। अब 6/6 और 12/6 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं होंगी। 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन होंगी? 6 + 1/6, 6 + 2/6, 6 + 3/6, 6 + 4/6 और 6 + 5/6, ठीक है। यह क्या होगा? यह क्या होगा? यह होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब इसके बाद इनको सरल करके लिख लीजिए। 7/6 नहीं कटेगा, ही रहेगा। 8/6 2 से कटेगा, 2 चौकी 8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। गुना ये जो है 3 से कटेगा, 3 के लिए 9, 3 गुना के 6, गुना 10, 2 से कटेगा 5/3 और क्या होगा? 11/6, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। इस प्रकार जो है ये 5 क्या हो गई? परिमेय संख्या किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ध्यान से जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार आप नोट कर लीजिएगा और अन्य इसी प्रकार आप अपने मन में क्वेश्चन बनाकर उन्हें हल करने का प्रयास करिएगा। अब आइए प्रश्नावली
1.1 के प्रश्न नंबर 2 को देखें। ठीक, प्रश्न नंबर 1 को देखें। प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 को देखें। प्रश्न 1 क्या कर रहा है? प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, इसके बारे में बता रहा है, मतलब पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्यों इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो? तो हाँ, लिख सकते हैं। उत्तर क्या होगा इसका? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। लिख लीजिए, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/4, कुछ भी लिखा जा सकता है। अंश में शून्य रहेगा, नीचे जो है बस शून्य को छोड़कर अन्य जो भी संख्याएं होंगी सबकी वैल्यू 0 ही, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो संख्या क्या होती है? 0 प्राप्त होती है। इसलिए चूंकि अब p बटे q के रूप में लिखा गया है, आपको बताया गया था p बटे q क्या हो? p बटे q में यह परिमेय संख्या होगी जहां p व q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q की वैल्यू जो है 0 के बराबर, नीचे वाला 0 नहीं होगा, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार चूंकि 0 को p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए जो है यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार जो से हमने उदाहरण जो है आपका दूसरा बताया था, उसी प्रकार इसको भी लगाएंगे। चरण एक क्या है? 3 और 4 को p बटे q के रूप में लिखने पर, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा कंसेप्ट को, लिखने पर क्या हो जाएगा? 3/1 और 4/1 हो जा रहा है। 3/1 और 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब चरण 2 क्या है? चरण 2 ये है, हम क्या देखते हैं कि इसका हर समान है कि नहीं है। यहाँ पर भी समान है, नहीं यदि समान होता तो उसके लिए हम मतलब आपको उदाहरण लेकर बताएंगे। 3/1 और 4/1 का हर समान है। अब ये ध्यान देना, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। इसके अंश और हर में किससे गुणा करना होगा? 6 + 1 से। अब 3/1 और 4/1 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए अंश व हर में 6 + 1 के अनुपात से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा 3 × 7/1 × 7, और क्या हो जाएगा? 4 × 7/1 × 7। क्या मिलेगा? या मिलेगा आपको 7 × 21/7 और मिलेगा 7 × 4 = 28/। ठीक है, अब जो है अब लिख सकते हैं 21/7 और 28/7 के मध्य। अब 21/7 और 28/7, देखिए संख्याएं वही होंगी। 21/7 का भाग करेंगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 28/7 का भाग करेंगे 4 मिलेगा। तो वही है, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे? या 21/7 और 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं होंगी। 6 परिमेय संख्याएं होंगी, कौन कौन होंगी?
तो 21 + 1/7, 21 + 2/7, 21 + 3/7, 21 + 4/7, 21 + 8/7, 5/7, 21 + 6/7। ठीक है, 6 ही ज्ञात करना था तो 6 तक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 22/7, 23/7, 24/7, 21 4 25/7, 26/7 और 27/7, क्योंकि आपस में कटेंगे नहीं, स्वभाज्य हैं, इसलिए जो है यही आपकी 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। उदाहरण आपका प्रश्न 4 का रहा है, प्रश्न 3 का रहा है 3/5 और 4/5 के मध्य क्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चरण कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हल का चरण, चरण 1। ठीक है, एक स्टेप आगे है। अब देखिए 3/5 है, 4/5 है, भिन्न के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? क्या इन दोनों का अंश समान है, हर समान है? तो देखिए यहाँ पर हर समान है, इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है। ठीक है, जब हर समान हो अब हम विचार करते हैं कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, किससे हम अंश और में क्या गुणा करेंगे? 5 + 1 से। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 5 + 1 यानी 6 से गुणा करने कहाँ गुणा करेंगे? अंश और हर में। ठीक है, के लिए अंश व हर में 5 + 1 = 6 से गुणा करने पर। ठीक है, क्या मिलेगा? 3 × 6/5 × 6 और क्या हो जाएगा? 4 × 6/5 × 6 क्या मिलेगा? 3 × 6 = 18/30 गामा 6 × 24/30। ठीक है, ये हो गया। 5/30 होता है तो 18/30/24/30। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आप लिख लेंगे। तो लिखने के लिए क्या करेंगे? उस चरण अगले चरण में लिख लीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं। अब अगले चरण में लिखिएगा। अब 18/30 और 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन? 18 + 1/30, 18 + 2/30, 18 + 3/30, 18 + 4/30 और 18 + 5/30 समझ आ रहा है? तो 5 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। 18 + 5/30 क्या मिलेगा? देखिए मिलेगा आपको 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही 5 परिमेय संख्या हो गई। सरल हो रहा हो भिन्न तो सरल कर दीजिए। 19/30 ऐसे ही रहेगा, नहीं कटेगा। 20/30 10 से कट जाएगा, 10 × 20/10 33। ठीक है, 21/30 भी कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 10 = 30, 2 से कटेगा 11/15 और या नहीं कटेगा 23/30 हो जाएगा। यही जो है आपकी क्या होंगी? 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलो बेटा अब अभी मारेंगे।